जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें हम देखेंगे 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और चीज़, ये जो वीडियो है ये हमारी जो सीरीज चल रही है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5th है। इससे पहले हमने फोर पार्ट्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये जो आई बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे जाएं और उन वीडियोस को पहले देखें और उसके बाद ये हमारा 10th शेड्यूल देखें। 10th शेड्यूल दोस्तों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, हम सब जानती हैं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट जो होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शेड्यूल 10 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहलाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके साथ साथ इसके कई सारे नाम हैं, जैसे दल बदल कानून, एंटी हॉर्स ट्रेडिंग एक्ट, आया राम गया राम लॉ या एंटी पॉलिटिकिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, हम इसको अब विस्तार से समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या आखिर, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया क्यों गया। अब दोस्तों, ओरिजिनली अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये जो है 10th शेड्यूल वो ऐड नहीं किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल थे। ये शेड्यूल लाया गया बाय दी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के जरिए से। ठीक है ना। इस शेड्यूल को एंटी हॉर्स ट्रेडिंग लॉ या एंटी पॉलिटिकिंग लॉ भी कहा जाता है। अब इसको लाया क्यों गया? इसको इसलिए लाया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें जो डिफेक्शन होता है उसको रोकने के लिए। मतलब डिफेक्शन मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, एमपी या एमएलए, अगर उसकी पॉलिटिकल पार्टी से जंप करके किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाता है तो उसको किस तरीके से रोका जाए। तो इसलिए ये लॉ जो है एंटी डिफेक्शन लॉ वो लाया गया। अब इंडिया जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने 1950 से लेकर 1975 तक वन पार्टी गवर्नमेंट को देखा है, लेकिन इस फेज के बाद इंडिया में सबसे पहली बार 2 पार्टी डेमोक्रेसी आई। उसके बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई 1989 में। और आज जो है हमारी कंट्री के अंदर 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इस वजह से ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो क्लियर कट मेजॉरिटी पाए। ठीक है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका परिणाम क्या होता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं वो फ्रक्चर्ड वर्डिक्ट नेचर में आते हैं। अब इससे ओवरकम करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस परेशानी से निपटने के लिए उन्होंने फ्रंट्स बनाना शुरू कर दिए। फ्रंट्स कैसे? जैसे यूपीए या एनडीए वगैरह जो होते हैं, ये फ्रंट्स के नाम है। अब यूपीए जो है वो कांग्रेस से लीड होता है, एनडीए जो है वो बीजेपी से लीड होता है। ठीक है ना। तो ये फ्रंट्स हैं हमारे इंडिया के मेन। और कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिए, जैसे गठबंधन की सरकार है। बिकम ऑर्डर ऑफ द डे इन विच मैनी पुल एंड पुश प्रेशर्स आर देयर। और ये आज ऑर्डर ऑफ द डे बन चुका है कि जो कई सारे पुल एंड पुश होते हैं इस प्रेशर की वजह से, जिसमें एमपी या एमएलए जो होते हैं वो मॉनेटरी या मटेरियलिस्टिक रीजन की वजह से पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जंप कर जाते हैं। ये सारी परेशानियां खड़ी हुई तो एक गवर्नमेंट के अंदर एक तरीके की इनस्टेबिलिटी आने लगी। इस तरीके की परेशानियों से है ना, एक तरीके की इनस्टेबिलिटी आने लगी। गवर्नमेंट को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से इन सब प्रैक्टिस को, इन सब ग्रेडी प्रैक्टिस को, ये बैड प्रैक्टिस को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लाया गया। और उसके अंदर ये जो फॉलोइंग प्रोविजन है ये रखे गए। अब ये प्रोविजन क्या थे? सबसे पहला कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमपी या एमएलए जो है वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालिफाइड करार कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई कांग्रेस का एमपी या एमएलए कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चला जाता है तो जो कांग्रेस में उसकी पोस्ट है एमपी या एमएलए की, वो खत्म हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए, कोई निर्दलीय चुना हुआ एमपी या एमएलए जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा।
अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर खास करके राज्यसभा में एमपी या एमएलए ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द 6th मंथ, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड या गवर्नर नॉमिनेटेड मेंबर है वो कोई भी पार्टी 6 महीने के बाद इसके अपॉइंटमेंट के ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालिफाइड करार दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई एमपी या एमएलए जो है वो जो व्हिप जो होता है जो पार्टी के द्वारा इशू किया जाता है उसको फॉलो नहीं करता और जो पॉलिटिकल पार्टी की हाई कमांड है उनके जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो नहीं करता और उसका कोई वो एक्सक्यूज देने में भी नहीं दे पा रहा, मतलब कि वो फॉलो भी नहीं कर रहा और उसका कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे पा रहा, तो उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। अब ये एग्जेम्पशंस क्या है? अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी या एमएलए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 6 मंथ ऑफ हिज अपॉइंटमेंट के अंदर ज्वाइन कर लेता है तो ये मेंबर बना रहेगा, इसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर कोई इफ नॉट लेस देन 2/3 एमपी एंड एमएलए, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 एमपी या एमएलए जो हैं वो पार्टी से टूट जाते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ जाते हैं तो इस तरीके के ग्रुप को डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे हो रहा है। और जो एक्ट है 1985 का वो ओरिजिनली प्रोवाइड करता था कि 1/3 ऑफ एमपी और एमएलए जो हैं वो अगर पार्टी से टूट जाते हैं और अलग दूसरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो उनको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। लास्ट है दोस्तों, अगर कोई भी एमपी या एमएलए जो है इलेक्ट होता है एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा और डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा और वो रिजाइन कर देता है उस पॉलिटिकल पार्टी से, बशर्ते कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करता तो उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी टर्म उस पोस्ट पर पूरी ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ फर्दर डिस्करेजेस ऑफ ग्रीडी प्रैक्टिसेस। अब इससे क्या होता है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये लाया गया कि जो लोकसभा का साइज होगा उसका 50% सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होगा। मतलब कि ये जो ग्रीडी प्रैक्टिस हो रही थी एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए से, इसको रोकने के लिए ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया जिसमें ये लिखा गया कि जो 15% ऑफ लोकसभा साइज होगा सिर्फ उसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। दैट इज 15% ऑफ 545 इज 83। मतलब कि जो 545 मेंबर हैं लोकसभा के उसमें से 83 मेंबर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे जिससे कि लेस गवर्नमेंट होगी और मोर गवर्नेंस होगी। ठीक है ना। एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि जो विधानसभा होती है स्टेट के अंदर उसमें 12% ऑफ विधानसभा का साइज जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए दिया गया है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस एंड दिस डिसीजन विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। मतलब ये तय करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, मतलब उस स्पीकर जो होगा उस हाउस का वो तय करेगा कि विधानसभा में 12 मेंबर्स होंगे या 15 मेंबर्स होंगे और ये डिसीजन बाइंडिंग होगा। इस और अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है एज एन एमपी एंड एमएलए तो ये जो हाउस है उसका फंक्शन है कि वो एक नया मेंबर जो है वो अपॉइंट करे उस प्रोसेस को देखने के लिए। इसका कहने का मतलब ये जो है ये डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर, इट्स फंक्शन ऑफ हाउस टू इलेक्ट मेंबर फॉर दिस प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन है उसका कोई रोल नहीं होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के मैटर्स के अंदर। ठीक है ना। और लास्ट चीज जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किनोटो कोलोगोन केस 1992 में ये पाया कि जो प्रोविजन है 7 पैरा ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वो कहता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है वो फाइनल और बाइंडिंग होना उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका अगर डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें ये पाया गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है ना। अब आखिरी चीज जो ये है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका कनेक्शन है आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 से जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट जो है उसको मेंशन किया गया है। ठीक है ना दोस्तों।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की जो अपडेट होगी वो सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू।